के दौरान पीएम मोदी के भाषण, कांग्रेस के घोषणा पत्र और सैम पित्रोदा के बयान की इस दौरान जमकर चर्चा हुई है। दरअसल जहां पहले चरण में मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस के न्याय पत्र पर चुनाव प्रचार पर फोकस था, वहीं दूसरे चरण में और मुद्दे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, जमीन का सर्वे जैसे कई मुद्दों पर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, यूपी महाराष्ट्र की 8 और मध्य प्रदेश की 6, असम बिहार की 5 सीटें भी, पश्चिम बंगाल की 5, छत्तीसगढ़ की 3 सीट, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। अब ऐसे में वोटिंग को लेकर आम लोगों की अपनी तैयारी है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या बातें जहन में रखनी है, क्या कैंडिडेट के नाम पर वोट होगा या फिर पार्टी के नाम पर वोट होगा या फिर क्या वाकई काम को आंका जाएगा। आम लोग ये तय कर चुके हैं कि वो किसके नाम के आगे का बटन दबाने वाले हैं, कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देने वाले हैं। अगर आपके भी इलाके में कल वोटिंग का दिन है तो ज़रूर अपने घरों से निकलिएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि पहले चरण से पहले कुछ और मुद्दे गरमाए हुए थे, लेकिन राजीव इतना तय हो गया अभी पिछले 3 से 4 दिन में जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि अब चुनावी मुद्दे भी बदल गए हैं। सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है मंगलसूत्र का, उसके बाद अब सियासी ज़मीन अपनी अपनी तलाशने के लिए अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं का रुख सामने आ रहा है। कोई कह रहा है सियासी सर्वे होगा, कोई कह रहा है जमीन का सर्वे होगा, आपकी संपत्ति का सर्वे होगा, एक से ज्यादा मकान होंगे तो छीन लिए जाएंगे। हिंदू महिलाओं को सीधे सीधे कहा गया है कि आपके घर का सोना, आपके गले का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। उधर कांग्रेस डिफेंड भी कर रही है और ये बता रही है कि कैसे इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपना सोना दे दिया और कैसे सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। रवि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं इस वक्त। रवि, उत्तर प्रदेश एक अहम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने केंद्र की राह आसान कर ली। कौन कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात करो, हिंदुत्व की बात करो या इसके अलावा विकास की बात करो। सबसे बड़ा मुद्दा है अगर जो हाल ही में जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल बीजेपी चाहे सहयोगी दलों के साथ प्रदेश में मजबूत चुनाव लड़ने की तैयारी में हो, वहीं विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में है, वो भी अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में वही बीएसपी है। उसके अलावा जो टीडीएम मोर्चा बना है वो भी अपने अलग अलग, तो सभी अपने अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल अब दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसको लेकर तैयारियां है करीब करीब पूरी हो गई है और करीब 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ये जो चुनाव होगा फिर भी 91 उम्मीदवार है मैदान में और कई सारे मुद्दों के साथ। रवि, चूंकि आज भी उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर पीएम मोदी की रैलियां हो रही हैं और शाम तक हम ये तस्वीरें देखेंगे, लेकिन बड़ी बात ये है कि राजस्थान से जिस तरीके से उस बयान की शुरुआत हुई, उस बयान पर कायम अभी भी पीएम है, बीजेपी के टॉप लीडर्स भी कायम है। मंगलसूत्र का बयान, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन लेगी वाला बयान, हालांकि कांग्रेस लगातार उस बयान का विरोध कर रही है और ये बता रही है कि कांग्रेस की भूमिका देश के लिए क्या रही है। आम लोगों में चर्चा अब किस तरह की है रवि? बड़ी जुड़ी चर्चा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दूसरी बार से जो कार्यकाल रहा है उसके लोगों में काफी उनका जो एक अलग चेहरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ही जो एनडीए है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तौर पर ही तीसरी बार प्रोजेक्ट किया है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। यूपी की अगर बात करें तो समस्या को लेकर जहां तमाम सारे दावे किए जाने, इसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री योगी गुजरात का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े चेहरे के तौर पर सामने है, एक बार फिर से वाराणसी चुनावी मैदान में है, तो मुद्दे कई सारे हैं। और चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से हर बार चुनाव में जो तमाम सारे जो बयान है वो सामने आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर आ रही है। हालांकि विपक्ष जरूर इस मुद्दे को लेकर फिरता नजर आ रहा है, लेकिन जनता है जो जनता को, हालांकि कल की अगर बात दूसरे चरण का मतदान होना है, मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो जरूर फूक फूक कर कदम रख रहा है ताकि जो पिछले चुनाव में इंडिया अलायंस फूक फूक कर कदम रख रहा है। बयानबाजी खूब तेज हो रही है। बिहार के पटना से शक्ति कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जब बात एकता की होती है, शक्ति पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपसी झगड़े की कई तस्वीरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये तो चुनाव का वक्त है, इस वक्त तो एकजुटता होनी चाहिए थी, लेकिन आपस के झगड़े निपट नहीं रहे। मंच की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, पहले बोलने की लड़ाई है। ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर लड़ते भिड़ते नेताओं की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है,
जो मंगलसूत्र को लेकर बयान दे रही है, जो कह रही है आपकी जमीन, आपकी संपत्ति, आपका सोना, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कांग्रेस डिफेंड कर रही है, लेकिन बिहार के लोगों में चर्चा किस बात की है, किस पर भरोसा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में तमाम चीजें जो है सिस्टमेटिक रूप से तय की गई है। पहले तो सब अगर बात करें कि पहले सीट शेयरिंग से लेकर कौन सी पार्टी किस लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है एनडीए गठबंधन ने पहले तैयारी कर ली थी। जो है उसको लेकर जो है खुलासा भी कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में कई जगह सीटें जो है कांग्रेस कहाँ से चुनाव लड़ेगी बिहार में, आरजेडी कहाँ से, इसको लेकर जो है स्थिति क्लियर नहीं थी। 2 दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से जो 5 सीटें थी उसको लेकर जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो रही है। तो एक तरफ जहाँ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र में जाके पहले से ही जो है जनप्रतिनिधि जो लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में कई सीटों पर अभी जाके क्लियर हुआ है कि कांग्रेस का पास अगर कांग्रेस से करे तो कांग्रेस की जो है 6 सीटों को लेकर जो उम्मीदवार की घोषणा इतने लेट से की गई। तो कहीं न कहीं तमाम चीजों को लेकर जो है इंडिया गठबंधन से एनडीए आगे चल रहा। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में जो है कितनी लोकसभा की सीटें जो है बिहार में जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कई मामलों में जो एनडीए गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन से आगे चल रहा है। ठीक है, ये आपका आकलन है, लेकिन वोटिंग के बाद असली आकलन भी सामने आएगा। रैनिक फिलहाल हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, कोलकाता में संदेश खाली का मुद्दा ऐसा रहा जिसके चलते ममता सरकार बैकफुट पर आई, फिर भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी ने वहां पर मुद्दा बनाया, घुसपैठियों की समस्या सामने रखी। लेकिन अब ममता ने एक अलग मुद्दा बनाया है यहाँ पर कि अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की गई, उनकी रेकी भी की गई, वो तो समय रहते पता चल गया। तो सहानुभूति के वोट बटोरे जा रहे हैं या कोई और मुद्दे भी वहां हावी हैं? एकदम ही देखिए, ये दूसरे चुनाव के होने के ठीक पहले जिस तरीके से दोनों तरफ से टीएमसी बोले या बीजेपी, दोनों तरफ से एक एक मुद्दा सामने ले आया जा रहा है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से संदेशखाली का मुद्दा और उसके साथ साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने ले आया गया, उसी तरीके से ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमले का प्लानिंग, इसका एक मुद्दा तैयार किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली क्लेम किया है कि बीजेपी की तरफ से एक साजिश किया जा रहा है जिसमें अभिषेक बनर्जी को हत्या करने का परिकल्पना बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाया गया है। यानी ये चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का जो मुद्दा, ये मुद्दा को सामने ले आके वोट में एक इफेक्ट रखने का काम टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी ये संदेशखाली इशू को लेकर हमलावर है, बार बार से टीएमसी के ऊपर आरोप दे रहे हैं कि इस तरीके का संदेशखाली, सिर्फ संदेशखाली एक जगह नहीं, पूरा राज्य में संदेशखाली का तरह घटना बार बार से एक एक जगह में हो रहा है, जिसका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी पुलिस के अगेंस्ट में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बीजेपी ने सवाल उठाया। और इसी बात को लेकर जब टीएमसी बैकफुट में जा रहे थे और उसी टाइम में अभिषेक बनर्जी का ये इशू को टीएमसी हथियार करने लगा है इस चुनाव में। यानी 2024 चुनाव में एक तरफ जब बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर, दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी के खिलाफ में एक एक मुद्दा को सामने ले आया जा रहा है। एक तरफ ये मुद्दा तो सामने ले आया गया कि पहली पसंद और किसे समर्थन ज्यादा मिलता है, किसे बहुमत मिलता है, इसके लिए इंतजार हमें 4 जून तक का करना होगा। रैनिक, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इस वक्त चूंकि राजस्थान में भी गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा है, यूं तो गर्मी का मौसम भी है लेकिन चुनावी माहौल भी गर्म है। कल 13 सीटों पर मतदान का दिन। मनु शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कुलीग। मनु जी, कल कौन कौन सी सीट हैं जिन पर निगाहें सबसे ज्यादा हैं और मुद्दे कौन कौन से? क्योंकि राजस्थान में ही शुरुआत हुई थी मंगलसूत्र वाले बयान की, जो ओवरऑल अलग अलग हिस्सों में पीएम जा रहे हैं या बीजेपी के टॉप लीडर्स जा रहे हैं तो दोहरा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में कल 13 सीटों पर मतदान होना है, 12 सीटों पर हो चुका है। जो प्रमुख सीटें जो इस समय है, इसके अंदर एक तो जो हॉट सीट बनी हुई है, एक जोधपुर की है जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, कोटा के अंदर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो चुनाव मैदान के अंदर हैं। तो तीसरी सीट बाड़मेर की, जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। एक जो सीट है बांसवाड़ा की। ये 4 सीटें ऐसी है जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ में जालोर की सीट है जहां पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा जो चर्चाएं जो इस समय बनी हुई है वो बनी हुई है, एक तो बाड़मेर सीट की है, वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है, वहां सीधे तौर पर मैदान में कैलाश चौधरी हैं, तो सामने उनके उम्मीदवार राम मेघवाल कांग्रेस से उतरा है, जो आरएलपी से कांग्रेस जिनको ज्वाइन कराकर टिकट दिया गया है। तीसरे रविंद्र भाटी जो काफी भीड़ कहते हैं, जिसको लेकर के दोनों पार्टियों में हलचल मची हुई है। तो ये एक राजनीतिक समीकरण अगर देखें वहां पर, तो जो कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर जाट समाज हैं एक तरफ, तो जो कैलाश चौधरी है वो है, रविंद्र भाटी जो है राजपूत समाज से आते हैं, तीसरे जो उम्मीदवार राम मेघवाल जो एसपी से आते हैं। तो ये सारा एक समीकरण जो वहां पर बना हुआ है, उसके अंदर जो दम लगाने की बात है, तो कैलाश चौधरी जो है अपने दमखम पर और जाट समाज के भरोसे उनको दोबारा से मैदान में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो उनके साथ में जुटा हुआ है। दूसरी अगर बात करें जोधपुर सीट की, तो जोधपुर सीट पर अब की बार थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो राजपूत समाज से हैं, तो वहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो जाट और विश्नोई का होगा। वो मत किस तरफ जाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मैदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, तो दूसरी ओर जो मैदान के अंदर उतारा गया है कांग्रेस से, वो उचियारडा को उतारा गया है, जो पहले पायलट खेमे में आते थे लेकिन बाद में उन्होंने गहलोत खेमा ज्वाइन कर लिया और अब उनके साथ में मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहां भी स्थितियां पहले जैसी नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है उन्होंने। तीसरी बात करें जालोर सीट पर, जालोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कैंडिडेट को उतारा है, जो प्रधान का चुनाव जिन्होंने लड़ा था, लुम्बाराम चौधरी। तो सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो मैदान के अंदर डटे हुए हैं। काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक साधारण कार्यकर्ता के बीच में है। यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री की सभा हुई है, तो बाड़मेर के अंदर भी प्रधानमंत्री की सभा हुई है, बांसवाड़ा में भी सभा हुई है प्रधानमंत्री की। तो जो प्रधानमंत्री ने वहां पर जो भाषण दिया, जिसके बाद में अब राजस्थान के अंदर भी उसकी चर्चाएं आम जन के अंदर होने लगी है। जिस तरह के भाषण थे प्रधानमंत्री के, और जो उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे मंगलसूत्र का उठाया हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ जो घोषणा पत्र, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर संपत्तियों का ये जो विरासत वाला जो मामला आता है, तो अगर इसके अंदर आएगा तो ये इसकी चर्चा है वह आम जन के अंदर होने लगी है। हम फील्ड के अंदर थे, कोटा जाकर के वहां भी इसकी चर्चा हो रही थी कि जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए उसकी अब आम जन के अंदर चर्चा रही है, चर्चा हो रही है। तो उसका असर भी दिमाग पर पड़ा है, वो वोटिंग में कितना प्रभावित करता है ये आगे देखना होगा। मेरे साथ अब मुंबई से मेरे सहयोगी, मेरे साथ महाराष्ट्र से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, विकास श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। और विकास, जैसे कि जानकारी है कि मराठवाड़ा का एक अहम हिस्सा है नांदेड़, नांदेड़ आप हैं, और नांदेड़ में अशोक चव्हाण का ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता रहा है। गोदावरी के तट पर बसा हुआ ये है, सिखों का पवित्र तीर्थ यहाँ पर है। और मराठवाड़ा की राजनीति किन मुद्दों पर आगे बढ़ती आपको दिखाई पड़ रही है? जी देखिए, मतदाताओं का मूड टटोलने के लिए हम पूरे महाराष्ट्र भर तो घूम ही रहे हैं। अब की बार नांदेड़ आना हुआ है मेरा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो पवित्र गुरुद्वारा है, मैं बता दूं कि नांदेड़ को सिख समुदाय का एक तीर्थ स्थल समझा जाता है, क्योंकि जो आखिरी गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने जीवन के जो आखिरी क्षण थे यहीं बिताए, उनकी समाधि भी यहीं पर है। मेरे पीछे भव्य गुरुद्वारा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन गुरुद्वारे के प्रांगण में भले ही भक्तिमय माहौल है, गुरुद्वारे के बाहर जो है पूरा सियासी माहौल है। हर कोई मतदान की बात करता है, कई मुद्दे हैं उनके पास जिनके आधार पर नांदेड़ का मतदाता जो है वोट करने अब की बार जाएगा। पहले तो मैं सियासी समीकरण थोड़ा समझा दूं अपने दर्शकों को कि नांदेड़ 2019 तक कांग्रेस का गढ़ समझी जाती थी। वो इसलिए क्योंकि 2014 में जब पहली बार मोदी लहर का दावा किया गया, मोदी लहर आई, तब भी 2014 में अशोक चव्हाण, जो कि तब उस समय कांग्रेस में थे, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। 2014 में वो नांदेड़ से एमपी बन कर गए थे, चुन कर गए थे। लेकिन 2019 में ये भ्रम जो था वो तोड़ दिया गया, जो कहा गया कि मोदी की दूसरी लहर में बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मार ली और बीजेपी के प्रतापराव चिखलीकर यहाँ से सांसद चुनकर भेजे गए। और उसके बाद अब 2024 में ये देखने में आ रहा है कि अशोक चव्हाण, जो कि एक पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के, उन्होंने ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो चुनाव भले ही लड़ नहीं रहे, उन्हें राज्यसभा भेजा जा चुका है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल हो जाने से ऐसा माना जा रहा है कि नांदेड़ की जो लड़ाई है वो एक तरफा हो गई है।
लेकिन जब मैं यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पता करने पहुंचा तो मुझे पता चला कि नांदेड़ में कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं ऐसे भी हैं जहां पर अशोक चव्हाण को लेकर थोड़ी सी नाराजगी बनी हुई है। अशोक चव्हाण की ये जो शिफ्ट ऑफ लॉयल्टी जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से समर्थकों ने उनकी सराहना ही की हो, बहुत सारे समर्थक उनसे लोगों को कटे समझ में आती है, तो किसे कुल सपोर्ट मिलाकर मिलता है वोट बैंक के तौर पर, ये देखना दिलचस्प भी होगा और वोटिंग के दौरान भी, और साथ ही रिजल्ट जिसका इंतजार हम सभी को है, नेताओं के साथ में भी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर का अपडेट देने के लिए अजय जांडियाल मेरे सीनियर कोलीग जुड़ गए हैं। अजय, चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदलाव महसूस किया है 370 हटने के बाद, और अब तो चूंकि विधानसभा इलेक्शंस का भी इंतजार वो कर रहे हैं, ऐसे में लोकसभा इलेक्शन में माहौल क्या है? अभी लोग किन मुद्दों पर वोट डालने की बात कर रहे हैं? देखिएगा, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी लोग जो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो चेहरे को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं उस चीज पर गौर करेंगे और उसके बाद जो है इस चीज को देखेंगे कि हमारे इलाके में जो हमारा जो सांसद हमने चुना है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कामों में जो है वो भागीदार रहना चाहिए। जम्मू की एक सीट पे जो दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं वो जम्मू पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, और जम्मू पार्लियामेंट्री क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 बार सांसद रह चुके जुगल किशोर शर्मा को तीसरी बार जो है वो हैट्रिक बनाने का मौका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, आलाकमान की तरफ से। तो वो बड़ा अहम देखना होगा कि जो मुकाबला है उनका कांग्रेस के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट यहाँ पे रमन भल्ला को बनाया गया है, कांग्रेस के खाते में ये टिकट आई है, तो देखना होगा कि कैसे चमत्कार चलता है। मगर जम्मू कश्मीर में जो दफा 370 टूटने के बाद बदलाव आया है, पत्थरबाजी, टेररिज्म और बाकी चीजों में जो कमी आई है उसका खासा असर जो है इस चीज पे देखने को मिलेगा। पत्थरबाजी, टेररिज्म में कमी, ये बहुत कुछ यहाँ पर आई जिसका खासा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, आलोक मेहता सर एडिटोरियल डायरेक्टर जुड़ने वाले हैं, अरविंद मोहन जी और मनोज कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अजय, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी ने जिन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के बारे में नहीं सोचा है, क्या चर्चा का विषय ये भी है जम्मू कश्मीर में? देखिए, बिल्कुल इस चीज को लेकर लगातार बीजेपी पर विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है कि जब आपने दफा 370 तोड़ने के बाद बड़े बड़े दावे किए हैं कि आप जम्मू कश्मीर में ये बदला है, जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे कश्मीर में जो है आप बहुत ज्यादा आपके पास मेंबरशिप हुई है, तो फिर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखकर अपने कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतार रहे। मगर आपको बता दूं कि जो समझ आता है वो बीजेपी की एक अपनी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि बीजेपी दरअसल लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि कश्मीर के लोगों को हम इस बदलाव की आड़ में या इन चीजों को लेकर हम खाली राजनीति करें या ये कहेंगे कि कैंडिडेट दे दिया। वो कैंडिडेट बीजेपी यहाँ पर सीटें जीते या ना जीते वो बात की बात है, मगर बीजेपी कैंडिडेट नहीं दे रही है। मगर अमित शाह जब जम्मू आए थे उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम इन सीटों की बात नहीं करेंगे और ना ही उन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट दिया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने पिछले इतने समय में वोट दिया है, इस बार उनको वोट ना देकर ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके सामने हो, जो आपका काम कर सके। और ये पूरी तरह से लोग तय करेंगे। नेता आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, अब लोग पूरी तरह से तय करेंगे, अपना मन बनाएंगे कि वो कौन से नेता को चुनते हैं और किसकी सरकार केंद्र में देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपका अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक सर हैं, अरविंद सर हैं, मनोज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चूंकि अब सेकंड फेज के इलेक्शंस पर हम बात करेंगे। आलोक सर, चूंकि पहले चरण का चुनाव हमने देखा, वोटिंग परसेंटेज जो था वो पहले के मुकाबले कम नजर आया। अब कम परसेंटेज को लेकर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कम क्यों रहा, गर्मी रीजन रही या फिर क्या लोगों में उतना ज्यादा उत्साह नहीं है। लेकिन जो सेकेंड फेज आते आते बयानबाजी के दौर चले, उस बयानबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से आएंगे क्या, अग्रेसिव होकर या फिर पॉजिटिवली, दोनों ही तरह से, क्योंकि मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है? जी, आप तो अच्छा समझती हैं कि पहली सीटी जब बचती है तो उसमें चावल कितना पका है शायद अंदाज लगाते होंगे आप ज्यादा अच्छा। तो उससे थोड़ा अंदाज सब दलों को लग गया। कांग्रेस को तो लगा ही था, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी को भी लगा है, और इसलिए पहले यदि कुछ मीठा आया, कुछ कड़वा आ गया जल्दी से खाने में, तो अचार खा लिया आपने, तो लगता है कि आगे से ध्यान रख करके खाना पड़ेगा। वही स्थिति है इस समय। गर्मी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी
समाजवादी पार्टी, बड़े सब पार्टियां जिस तरह से जोरदार तैयारी कर रही हैं, और हम तो इसीलिए हम तो इसी पक्ष में हैं कि अधिकाधिक वोट हो। ये है कि ये बहुत क्रूशल है। आप देखिए राजस्थान में जिसकी आपने चर्चा की, एक तरफ माने ऐसा इलाका है जो बॉर्डर एरिया भी है, बाड़मेर है, जोधपुर जैसा इलाका है, और जहां दोनों माने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार या शेखावत जो जल संसाधन मंत्री भी है, लेकिन बड़ा प्रेस्टिजियस, उनको भी मुख्यमंत्री के रूप में माना जाता था कि विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी उतारती। ऐसे दावेदार बड़े लोग जो हैं विभिन्न राज्यों में, जिस तरह से यूपी के कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें मध्य प्रदेश की हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक पूरा माहौल बना है। और मेरा तो आशा है, और सबसे आप और हम लोग चैनल से बराबर अपील भी कर रहे हैं, सवाल नहीं है वो समाजवादी को दे, उसको दे, उनको दे। जिन प्रदेशों में जो रीजनल भी हैं, लेकिन बाहर निकले, वरना घर में बैठ के सोचेगा कि हमारा हो गया काम। आलोक सर थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। अरविंद सर, चूंकि पहले फेज में वोटिंग हम कहें कंपैरेटिवली कम रही, या ये कहें कि चुनावी माहौल उस तरीके से गर्म नहीं था, थोड़ा ठंडा रहा, क्या यही वजह है कि नेताओं ने इस चुनावी माहौल को और ज़्यादा गर्म कर दिया? इस चुनावी माहौल में जब एक के बाद एक जो ये बयानबाजी दी गई है मंगलसूत्र को लेकर, संपत्ति छीनने को लेकर, एक से ज़्यादा घर है तो घर छीन लिया जाएगा, आपके गले से सोना, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये सब बयानबाजी क्या पॉजिटिव साइड जाएगी या नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि कांग्रेस एक एक करके, खास तौर से मैं कहूंगी प्रियंका गांधी, इसका काउंटर जवाब दे रही हैं। देखिए, ये अगर वोट कम होने के बाद नेता इस चिंता से ये सब कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तो मुझे लगता है ये हम लोग का गलत विश्लेषण होगा। नेताओं की चिंता जीतने की है, वोट बढ़ाने की चिंता उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ये इशू बदले हैं तो इसलिए कि उनको शायद ग्राउंड से ये कहीं रिपोर्ट मिलने लगी है कि जो वो चाहते थे उस किस्म का मतदान नहीं हो रहा। तो फिर एक आइडेंटिटी के सवाल उठा के और इमोशनल इश्यूज उठा के कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्दी से अपनी तरफ किया जाए। मुझे लग रहा है कि इसमें कई चीज़ों का नफ़ा नुकसान मुल्क को भी होगा और पार्टियों को भी हो रहा है। तो असली बात यह है कि जो लोग उठा रहे हैं उनको, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के लिए कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए करता है वो बहुत बढ़िया। यहाँ डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी का एक स्लोगन चलता है कि योगी और मोदी मिल के क्या कर रहे हैं और किस किस्म की डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट किया है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मसला है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का वो बहुत शानदार रहा है। चुनाव का रिकॉर्ड, मार्जिन इतने बड़े बड़े थे और 50-50% वाली सीटें हैं बड़े आराम से, जहाँ 50%। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इस किस्म के मसले उठाने से बीजेपी को नुकसान जो अगर हुआ है पहले फेज में तो और बढ़ेगा, उससे कम नहीं होने वाला। और बाकी जगह भी इसका लाभ होगा नहीं होगा ये कहना अभी थोड़ा मुझे जल्दबाजी लगता है। अब वोटिंग दूसरे फेज की देखनी चाहिए, लेकिन ये जो हम सोच रहे थे कि बीजेपी नए इलाकों में बहुत गेन करने जा रही है, मुझे लगता है कि मुख्य निराशा बीजेपी को उन्हीं से होगी। वो पहले फेज में ऐसे इलाकों में, यानी आप कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान जो हो रहा है था, जो कि अनुमान है वो ज्यादा होगा और निराशा के चलते इस तरह की बयानबाजी हो रही है। मनोज जी, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए रचना जी, अभी अरविंद जी ने फैक्ट के आधार पे कहा, लेकिन एक तरफ आपको ये देखना होगा कि जो कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक ग्राफ भारतीय राजनीति में और विश्व की राजनीति में जिस प्रकार से बढ़ रहा था, तो मुझे लगता है कि 84 के बाद से पहली बार एक ऐसा चुनाव आया है जिसमें पहले से सबको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा पक्ष जिस प्रकार से अभी 102 सीट का जो चुनाव हुआ उसमें जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो मुझे लगता है कि 4% या 5% लगभग कम हुआ है। तो ये ऑब्वियस है कि और जिस प्रकार का मुद्दे की जो इश्यूज की बात कर रही हैं आप कि इस प्रकार के जो लीडर इस तरीके के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ग्राउंड पे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप राजनीति में जब जाते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट का मोटिव होता है कि हाउ टू विन, हम कैसे जीते। और समाज और सोसाइटी हमारा बिल्कुल जिस प्रकार से अपोजिशन ने बांट के रखा है, अगर आप मुझे समय दें तो मैं बताऊंगा कि एक तरफ जो अपोजिशन जो अभी बात कर रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, आप एक तरफ जब आप एक समाज एक विशेष वर्ग को आपने एक मैसेज दिया
उस वोट को आपने मैसेज किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि हम ओबीसी और अगड़ा और पिछड़ा और जो गरीब और अमीर के बीच में उसमें हम सर्वे कराएंगे। तो ये जो सोसाइटी में जो डिवीजन करने की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास की नीति लेके जो देश के प्रधानमंत्री जी चल रहे थे, उनको ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि इस चक्कर में मुझे लगता है कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है और जिस प्रकार से विपक्ष समाज को तोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट देना शुरू किया। और ये दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा है। अगर आप ये बात करें कि आज की जो रूलिंग पार्टी है ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं, विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है। तो अभी 102 सीट हुआ, अभी नेक्स्ट फेज में यानी आप कह रहे हैं कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि मालूम है कि रिजल्ट